53 रैंक। कहता है, बड़ा अच्छा है, सुनिएगा। टूटे हुए वयस्क की मरम्मत करने की तुलना में मजबूत बच्चों का निर्माण करना आसान है। मतलब क्या हुआ? टूटे हुए बुजुर्ग की मरम्मत करने की अपेक्षा नए बच्चों का निर्माण करना आसान है। हाँ, नया बिल्डिंग बना लो। अच्छा, हम्म, सर इसमें पुराने रेफरेंस है कि जैसे पुराने लोग है या पुराना कंसेप्ट है इसको पहले हटाना फिर नया उसको चीजें करना होगा और जो बच्चा है फ्रेश माइंड का होता है उसको जो खुद करेंगे तो एडजस्ट कर जाएगा, मेहनत आता रहेगा। चलिए बहुत अच्छा। और इधर से इधर से सर इसमें पूरा कहावत है, संगीतकार बोलते थे कि जो नए बच्चे हैं उनको सिखाने का आधा फीस लेते थे और जो डर देते थे उनको सिखाने का दुगना लेते थे, क्योंकि जो पहले सीखे हैं उसको मिटाना होगा फिर सिखाना होगा, दुगना काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, सादा पेज पर लिखना आसान है और भरे हुए पेज पर लिखना मुश्किल है। कुछ पुराने को नए में बनाना मुश्किल हो जाता है, जबकि नया क्रिएट करना आसान होता है। तो इसी बात को इन्होंने फिर से, ये भी 1940 के दशक में गए, लेकिन ये परमाणु बम के बारे में बात नहीं कर रहे। अब देखिए, ये आइडिया क्रिएट हो रहा है कि भाई दोनों एक ही जैसा कैसे लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कॉमन टॉपिक पढ़े होंगे और उस टॉपिक से इर्द गिर्द करके लिखते होंगे, लेकिन सेम तो नहीं है। भाषागत परिवर्तन हो जाता है, लॉजिकल चेंज हो जाता है। कहते हैं कि 1940 के दशक तक ब्रिटेन एक बड़ी शक्ति थी, मतलब 1940 के दशक के पहले। यही बात कहते हैं कि 1940 के दशक की घटना है जब ब्रिटिश शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध में संलग्न थी और जैसे जैसे युद्ध लंबे दौर में गुजर रहा था, एक वयस्क महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन की रीढ़ की हड्डी, उसकी अर्थव्यवस्था टूटती चली जा रही थी और अंततः युद्ध जीतने के बावजूद भी एक वयस्क देश के रूप में उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक शक्ति का पतन उसकी टूटती हुई स्थिति को दर्शाता है। वहीं उसी समय जो नए उपनिवेशिक देश थे उनका जो प्रादुर्भाव है एक नए बच्चे के जन्म के समान बतलाता है और इस बच्चे को आगे बढ़ाना ज्यादा आसान है ना कि उस अर्थव्यवस्था को जो टूट चुका है, जो बुजुर्ग हो चुका है। इसलिए आप देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैसे देश जो उपनिवेशिक देश थे उनका विकास तेजी से हुआ बनिस्बत की उन देशों के जो पहले एक साम्राज्यवादी देश थे। तो इसका मतलब क्या है कि नए बच्चों का, नए जनरेशन का या नए कंट्री का फॉर्मेशन करना ज्यादा आसान है अपेक्षाकृत पुराने देशों के, क्योंकि यहां करने को बहुत कुछ होगा। याद कीजिए अफ्रीका वाला वो कहानी, जब एक कंपनी सर्वे करवाता है कि वहां जूता बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो एक कंपनी का सर्वे मैनेजर बोलता है कि यहाँ जूता नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि यहाँ जूता कोई पहनता ही नहीं है अफ्रीका में। लेकिन इसी कहानी का दूसरा भाग में एक दूसरा कंपनी सर्वे करवाता है कि यहाँ जूता बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है कि अफ्रीका से ज्यादा कहीं जूता बिकेगा ही नहीं बिकेगा, क्योंकि वहां कोई जूता पहनता नहीं। एक ही कहानी का, एक ही महाद्वीप का दो स्टोरी। हम समझ लिया आप जूता नहीं पहनते तो आप जूता पहनेंगे ही नहीं, और हमने यह समझ लिया कि आप जूता नहीं पहनते तो आपके पैर में जूता डालना आसान होगा। तो देखने की वास्तविकता है कि आप किस रूप में विषय वस्तु को देखते हैं। तो इसी बात से शुरू करते हैं और कहते हैं कि भारत जैसे मजबूत बच्चों रूपी राष्ट्र का निर्माण, जबकि ब्रिटेन रूपी वयस्क राष्ट्र की टूटती तत्कालीन स्थिति यह दर्शाती है कि टूटे हुए वयस्क की मरम्मत करने की तुलना में मजबूत बच्चों का निर्माण करना ज्यादा आसान है। और इसी संदर्भ में आगे कहते हैं कि यह स्थिति न केवल राष्ट्र के स्तर पर बल्कि उपराष्ट्रीय, सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि कहीं
कई क्षेत्रों में दिखाई देती है। इसलिए अब हम इसके विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे। तो ये आयाम है राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत, जिसके आधार पर ये तुलना शुरू करेंगे कि कैसे नया बनाना आसान है, पुराने को बनाए रखना मुश्किल। जैसे हमारे समाज के परंपरागत सिद्धांतों की अपेक्षा आधुनिक मूल्यों का विकास करना आसान है। ये मानते हैं ना? व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए इनोवेशन यानी नवोन्वेषन करना जरूरी है, न कि पुराने ढर्रे पर चलते रहना जरूरी। जैसे जातिगत व्यवस्था ने क्या किया है, हमको पुराने ढर्रे पर बनाए रखा, जबकि स्टार्टअप ने क्या किया है, एक नया इकोसिस्टम विकसित किया है। तो ये तो सोच पर निर्भर है ना कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं और उसी के अनुसार हम काम करते हैं। तो ये एक नया आयाम जिसमें निबंध को आप किसी कहानी, पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं, कहानी से, केस स्टडी से, कविता से, लोकोक्ति से, मुहावरा से, कथन से, कविता से, किसी से भी जोड़कर शुरू करिए और उसको फिर प्रस्तावना से जोड़कर नीचे लिखते चले जाइए। एक बात दिल से निकाल दीजिए कि निबंध जो है वो टीचर तैयार करके दे देगा। मतलब ये नहीं बोलो कि मैं नहीं दूंगा, मैं ही दूंगा, लेकिन उसको बनाना किस रूप में है, आपको अपने रूप में। नहीं तो आप सोचते रहिएगा कि उनका निबंध छाप के चले आएंगे और नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो देखिए, 2 घटनाएं, 2 टॉपर्स एक ही दशक को 2 स्वरूप में पेश करते हैं। जहां आदित्य श्रीवास्तव जी उसको परमाणु बम से सूचित करते हैं 1940 के दशक को, तो वहीं मोहनलाल जी उस घटना को ब्रिटेन की गिरती स्थिति के संदर्भ में प्रदर्शित करते हैं। अब ये इतिहास का लाभ है कि आपको विभिन्न क्रांतियों के बारे में, आंदोलनों के बारे में, युद्ध के बारे में पता होता है, तो उसको केस स्टडी के रूप में डालना आसान होता है। जैसे फ्रांस की क्रांति, एक बहुत बड़ी घटना जिसने दुनिया में लोकतंत्र की वास्तविक नींव रखी। अब उस घटना को हम जोड़कर देख सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र लोगों के हित में शुरू होता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति लोगों के लिए क्रांति थी। तो हमको ऐसे लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान। और सबसे मुश्किल वक्त क्या होता है ऐसे में, तो शुरुआत करना। आइडिया कैसे हमारा ये ऐसे ब्रेक होगा और कैसे हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल दौर है। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते। हमको लगता है किताब कॉपी पढ़ के हो जाएगा। कैसे होगा बताइए, कैसे होगा? ऐसे में तो किताब कहीं भी फ्रूटफुल नहीं है। हाँ, बस एक ढांचा उपलब्ध करा सकता है। और आपको विश्वास के साथ कहता हूं, किसी भी ऐसे बुक में जब आप एक तार्किक क्षमता सृजित कर लीजिएगा तो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऐसे का आयाम बहुत ज्यादा है। तो इसलिए तो एक ऐसे में इतना टाइम लगाते ताकि आप सोचना शुरू करें। तो आप लिखना शुरू रखते हैं, यही कमी है ना जिसको आपको सुधारना है। अब महिला सशक्तिकरण का सिर्फ हम ऐसे करवा देंगे तो उससे आपका क्या हो, जब तक कि महिला संपूर्ण स्वरूप का विश्लेषण नहीं कर रही। और किसी भी बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, उसने तो सिर्फ ऐसे लिखा है। उससे हमारा माइंडसेट कैसे बनेगा? हमारा माइंडसेट बनने के लिए जरूरी है कि हम उस ऐसे को नहीं देखें, बल्कि सारे ऐसे को एक आयाम में जोड़ लें और फिर कहीं से भी कोई निबंध आता है तो उस आयाम से उस टॉपिक को उठाएं और लिखना जारी रखें। एक ये तरीका हो सकता है। ठीक, तो समय समय पर इसलिए कॉपी दिखाते हैं ताकि आप सतर्क रहें, संभल कर चलें, क्योंकि रास्ता इतना आसान नहीं।